दोस्तों, ईरानी कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच ईरान के एक और टॉप कमांडर की खबर सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर ये जो नज़र आ रहे हैं, ये ईरान के एक बहुत सीनियर कमांडर थे जिनका नाम है अब्बास निलफरोशान। 15 दिन के बाद लिबनान के अंदर इनका शव मिला है। दरअसल 15 दिन पहले हसन नसरुल्लाह के ऊपर इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी, उस जगह पर ये भी मौजूद थे। हसन नसरुल्लाह के साथ ईरान के ये कमांडर भी मौजूद थे। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। 15 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। IRGC ने 15 दिन के बाद इनकी बॉडी को खोज निकाला। इनका जनाजा ईरान लेकर आया जा रहा है। थोड़ी बहुत बॉडी जो बची है और इनको आज सुपर्दे खाक किया जाएगा। ये कोई छोटे कमांडर नहीं थे। IRGC के ये एक बहुत सीनियर कमांडर माने जाते थे। इजराइल के एयर स्ट्राइक में इनकी मौत हुई है। इस्माइल कानी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं, इनको देखने के बाद ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं इस्माइल कानी की भी तो इजराइल के हमले में मौत नहीं हो गई है। वैसे जासूसी के बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वो इजराइल के जासूस हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। फिलहाल इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि आने वाले मंडे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई उनको विजय पदक भी देने वाले हैं। अब ये विजय पदक किस लिए दिया जाएगा इस्माइल कानी को? क्या ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया था वो कामयाब रहा, इसके लिए उनको विजय पदक दिया जाएगा? बहुत सारे सस्पेंस हैं। आने वाले 2-3 दिनों में देखते हैं कि किस तरह की खबरें सामने आती हैं। इस्माइल कानी को लेकर तो सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल जासूस की बात चली है तो यहाँ पर पहले ये खबर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इजराइल मोसाद अपने जासूस किसी भी देश में प्लान करता है। उसके बाद कुछ और खबरें वो भी आपको बताऊँगा। आपने एक नाम सुना होगा कई बार, गोलान हाइट्स का। ये अब इजराइल के कब्जे में है। पहले ये सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। गोलान हाइट्स 1967 में सीरिया का हिस्सा था। यहाँ पर सीरिया की सेना तैनात रहती थी। इजराइल की इस गोलान हाइट्स पर नज़र थी, जैसे अब गाज़ा पर नज़र है। फिलिस्तीन की बहुत सारी जगहों को हड़प चुका है इजराइल। इसी तरीके से गोलान हाइट्स को भी उस दौर में इजराइल हड़पना चाहता था। इजराइल की सेना और सीरिया की सेना के बीच काफ़ी जंग होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन इतनी आसानी से सीरिया की सेना हार नहीं मान रही थी। 1967 में सिर्फ 6 दिन की जंग हुई और उस 6 दिन की जंग में ही इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में कर लिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब मोसाद के एक जासूस की वजह से हुआ। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम एली कोहेन था। एली कोहेन ये मोसाद का ऐसा जासूस था जो सीरिया के अंदर जाकर रहने लगा और इसने सीरिया के अंदर ऐसी पकड़ बना ली कुछ ही दिनों के अंदर कि ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तक बनने की होड़ में पहुंच गया। मोसाद ने गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में करने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया कि पहले इस एली कोहेन को अर्जेंटीना के अंदर एक बिजनेसमैन बनाकर बिजनेस करवाया। और ये सब कुछ बहुत कम दिनों में हुआ। बहुत कम दिनों में ही इस एली कोहेन ने अर्जेंटीना के अंदर एक सीरियाई बिजनेसमैन के तौर पर काफी नाम कमा लिया और उसके बाद ये सीरिया की सरकार, सीरिया के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। एली कोहेन सीरिया के अंदर पहुंच जाता है और जो आला कमान था उस वक्त का सीरिया का, उसके काफी करीब आ जाता है। जब काफी करीब आ गया तो उसने जो भी मिलिट्री साइट थी, जो भी सेना की एक्टिविटीज थी, उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया और ये सेना के साथ पूरी तरह से मिलजुल गया। इसने ऐसी ताकत हासिल कर ली कि हर जगह ये पहुंच जाता था। इसने सीरिया की सेना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए। सीरिया की सेना को कभी शक ही नहीं हुआ कि ये मोसाद का जासूस भी हो सकता है। अच्छे रिलेशन की वजह से इसको सारे हथियारों के ठिकानों का भी पता लगने लगा कि कहां कहां पर सीरिया के हथियार रखे हुए हैं। मोसाद के इस जासूस एली कोहेन ने सीरिया के अंदर अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि उस वक्त के जो सीरिया के राष्ट्रपति थे अमान अल हाफिज, ये उनका काफी करीबी हो गया। इसीलिए तो अमान अल हाफिज ने इसको रक्षा मंत्री बनाने तक का फैसला कर लिया था। सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं, उस वक्त के राष्ट्रपति अमान अल हाफिज ने यहां तक कह दिया था कि एली कोहेन से अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं सीरिया के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इस तरीके से इसने वहां पर जाल बिछाकर अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया
कि सीरिया की सरकार की, सीरिया की सेना की नज़र में बहुत बड़ी अहमियत रखने लगा। लेकिन यह पक्का जासूस था। दरअसल 1967 में जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, सीरिया की सेना ने कहा कि हम इजराइल की पानी की सप्लाई रोक देंगे। यह प्लान बनाया सीरिया की सरकार ने और इस पूरे प्लान की जानकारी एली कोहेन ने इजराइल को दे दी। साथ ही साथ जो और प्लान तैयार कर रहा था सीरिया इजराइल को हराने के लिए, वो सारे प्लान एली कोहेन ने इजराइल को बता दिए। सिर्फ 6 दिन लगे थे, जो भी प्लान थे वो सारे चकनाचूर हो गए। सिर्फ 6 दिन लगे इजराइल को सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा करने के लिए। आज भी इजराइल अपनी इस जीत को, गोलान हाइट्स पर कब्जे को एली कोहेन को ही समर्पित करता है कि इसी की वजह से हमने गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोसाद किस तरीके से आला कमान में अपने जासूस छोड़ता है। और ऐसा ही इस वक्त ईरान के अंदर भी है। आप मानो या मत मानो, ईरान की आला कमान में मोसाद के जासूस भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। सीरिया देश के अंदर एक बंदा राष्ट्रपति बनने तक के सपने देखने लगा और वो मोसाद का जासूस था। तो ईरान की जो सेना है, उसके जो पद पर बैठे हुए बड़े बड़े कमांडर हैं, उनका क्या ही भरोसा, क्या इनका बैकग्राउंड है, हमें क्या मालूम, कहां से आए हैं। हमें तो अब मालूम पड़ा है इनके बारे में कि ये कमांडर है, ये जनरल है, इनका इतिहास क्या है, क्या फीडबैक है, ये तो ईरान और ईरान की सरकार जानती होगी। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। देखते हैं कि इस्माइल कानी को लेकर किस तरह की चीजें सामने आती हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह ने रात लेबनान से 2 ड्रोन छोड़े तेल अवीव की तरफ। कुछ इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स है कि दोनों ड्रोन ने हिट किया है जाकर तेल अवीव के अंदर, लेकिन कुछ का कहना है कि एक ड्रोन को मार गिराया और एक ड्रोन ने जाकर हिट किया है। तेल अवीव का जो हर्जलिया एरिया है, वहां पर एक ड्रोन ने बिजली घर पर अटैक किया, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। इजरायली मीडिया ने पावर प्लांट से उठते हुए धुएं की तस्वीरें भी जारी की हैं। दोस्तों, आप लोगों को गाजा की मौतों का आंकड़ा तो हम बताते ही रहते हैं, लेबनान के अंदर भी जो मौतें हुई हैं उसका भी आंकड़ा हम बताते रहते हैं, लेकिन आज हम सिलसिलेवार तरीके से इजरायली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा बताने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में ही सिर्फ 32 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। 1 अक्टूबर को जाफा में गोलीबारी हुई, उसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए। 2 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में झड़पें हुई, इसमें 1 इजरायली अधिकारी मारा गया। उसके बाद उसी क्षेत्र में 7 और अधिकारी और सैनिक मारे गए। 3 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में जमीनी लड़ाई में 1 इजरायली सैनिक मारा गया। 4 अक्टूबर को गोलान हाइट्स में इराक से लॉन्च किए गए एक ड्रोन विस्फोट में 2 इजरायली सैनिक मारे गए। 6 अक्टूबर को बेरशेबा में चाकू और गोलीबारी के हमले में 1 इजरायली महिला सैनिक की मौत हो गई। 4 महीने पहले गाजा युद्ध में लगी चोटों से 1 सैनिक की मौत हो गई। 7 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में लड़ाई में 2 इजरायली सैनिक मारे गए। 8 अक्टूबर को उत्तरी गाजा के जवालिया में लड़ाई में 1 इजरायली सैनिक मारा गया। 9 अक्टूबर को किरियत शामोना में रॉकेट से हुए हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए। 10 अक्टूबर को दक्षिणी लेबनान में 1 इजरायली सैनिक मारा गया। 11 अक्टूबर को पश्चिमी गलील में हिजबुल्लाह के अवशेषों के विस्फोट से 1 विदेशी कर्मचारी की मौत। दक्षिणी गाजा के रफा में लड़ाई में 1 इजरायली सैनिक मारा गया। तो ये पूरा लेखा जोखा 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का है, जिसमें 38 सैनिक मारे गए हैं और घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। ईरान ने एक बार फिर से सभी देशों को चेतावनी दे दी है। रोज ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि जो भी देश इजराइल को हमारे ऊपर हमला करने में मदद करेगा, फिर वो देश हमारा वैलिड टारगेट बन जाएगा। हम उस देश पर फिर हमला करेंगे, वो हमारा वैलिड टारगेट होगा। एक देश है जिसका नाम है निकारागुआ, उसने इजराइल से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। निकारागुआ ने आरोप लगाया है कि इजराइल जिस तरह के कारनामे कर रहा है ये मानवता के खिलाफ है और नरसंहार है, इसलिए इजराइल से सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।